नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ है अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और इधर एसआईआर का मुद्दा, जिसके जरिए एसआईआर को पूरा करके यहां पर चुनाव आयोग नई मतदाता सूची बिहार के लिए तैयार कर चुका है, वो एसआईआर का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने 12 और राज्यों में एसआईआर कराने की घोषणा कर दी है और उसकी शुरुआत होने वाली है। लेकिन इस मुद्दे पर पहले से ही सवालों के घेरे में गिरा चुनाव आयोग। अब उस पर और भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी जल्दबाजी क्यों है, क्योंकि चुनाव आयोग न केवल एसआईआर पर गिरा हुआ है बल्कि वोट चोरी के भी तमाम आरोप उस पर लग रहे हैं और बहुत सारे ऐसे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि वोट चोरी का ये मामला ये केवल यूं ही नहीं है बल्कि ये सोची समझी साजिश के तहत ये सारी चीजें की गई हैं। वो तमाम उदाहरणों से स्पष्ट हो रही हैं। अब यहां चुनाव आयोग अचानक 12 राज्यों में एसआईआर कराने की घोषणा क्यों कर रहा है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 4 नवंबर को दूसरी उस पर अगले लेवल की सुनवाई है। उसके बावजूद चुनाव आयोग ने यह घोषणा की है, तो इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बिहार में चुनाव के दौरान, चुनाव के बीच इसको कराने की क्या जरूरत थी। लेकिन इस तरफ आज महागठबंधन, बिहार में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, घोषणा पत्र जारी होना है और फिर संयुक्त चुनाव प्रचार की तैयारी का एक खाका पेश किया जाएगा। महत्वपूर्ण है घोषणा पत्र, क्योंकि जिस तरह से नौकरियों को लेकर, युवाओं के, बेरोजगारों के मुद्दों को लगातार इंडिया गठबंधन के घटक दल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने हर घर से जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी देने की जो घोषणा की है कि कानून बनाकर नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी, उसको देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का जो जारी होने वाला है घोषणा पत्र। देखना है कि इसमें और किन मुद्दों पर फोकस किया गया है, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिस पर एनडीए गठबंधन बुरी तरीके से घिरा नजर आ रहा है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण होगा अमलेंदु जी घोषणा पत्र को देखना, जानना क्या और चीजें इस घोषणा पत्र में कही गई हैं इंडिया गठबंधन की ओर से। लेकिन बीच चुनाव जो एसआईआर कराया जा रहा है, चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वो ये बताने की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला हो या कहीं भी हो, चुनाव आयोग को कोई कुछ नहीं कह सकता, या फिर चुनाव में जो कुछ भी हो रहा है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है, या फिर एसआईआर और वोट चोरी को लेकर जो आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर, उन आरोपों को एक तरीके से उनका खंडन करने के मकसद से यह काम किया गया है। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि इसकी क्या जरूरत है और संदेह भी है कि आखिर क्यों एसआईआर कराया जा रहा है। हाँ, इसको संदेह इस पर है और इसको संदेह और पुख्ता इसलिए हो जाता है समीर जी कि जब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से पूछा गया कि असम में आप क्यों नहीं करा रहे हैं जबकि असम में अभी चुनाव भी है, हाँ। तो उनका जवाब था कि साहब चूंकि वहां सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी प्रक्रिया चल रही है इसलिए हम वहां नहीं करा रहे हैं। तो भाई आपको एनआरसी से क्या लेना देना है? आप तो ये बताइए कि आप वहां करा रहे हैं चुनाव तो किस वोटर लिस्ट पे आप करा रहे हैं? भाई किसी वोटर लिस्ट पे तो आप करा रहे होंगे ना चुनाव, तो वो वोटर लिस्ट कौन सी है जिस पे आप चुनाव करा रहे हैं? यहाँ जिन राज्यों में अभी चुनाव है या और जो राज्य हैं 12, उत्तर प्रदेश में तो 27 में चुनाव है, यहाँ भी आप करा रहे हैं एसआईआर, तो भाई ये बताइए कि असम का चुनाव कौन सी वोटर लिस्ट पे होगा? वो मतदाता सूची शुद्ध है कि नहीं है? वहां घुसपैठियों सूची में है कि नहीं है? ये जवाब देना चाहिए। जबकि असम सरकार ने खुद निवेदन किया था कि भाई जब आप यहाँ एसआईआर कराएं तो उसमें एनआरसी वाली लिस्ट आप लीजिए, ये वहां की सरकार ने कहा था, लेकिन आप वहां नहीं करा रहे हैं, तो आप वहां की सरकार की बात भी नहीं मान रहे हैं। इसी तरीके से सवाल इस पे है कि केरल में आप करा रहे हैं। केरल की विधानसभा प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि हमारे यहाँ एसआईआर नहीं होगा। तो एक संवैधानिक संकट जो है चुनाव आयोग ने खड़ा कर दिया कि जब एक विधानमंडल दल जो है वो पारित कर चुका कि ऐसी कोई प्रक्रिया हमारे यहाँ नहीं होगी, आप उसको कैसे करा सकते हैं? आपको ऐसा कौन सा अधिकार है? आप अगर एक संवैधानिक संस्था है और आपको कुछ काम करने की जिम्मेदारी मिली है तो वो भी एक विधानमंडल दल के द्वारा ही आपको मिली है, संसद के द्वारा प्रदत्त शक्तियों। तो जो शक्तियां संसद की हैं ठीक उसी तरीके की राज्य में शक्तियां विधानमंडल दल की हैं। तो वहां की अगर विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो चुका है, वहां की विधानमंडल दल से प्रस्ताव पारित हो चुका है कि वहां एसआईआर नहीं होगी, तो आप वहां कैसे करा सकते हैं? तो एक संवैधानिक संकट भी खड़ा हो गया। दूसरा जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप ये लग रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में वोट चोरी की है एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग ने, हालांकि चुनाव आयोग का दावा था, गुप्ता जी का ये था कि एक भी जो थी आपत्ति नहीं आई, ये उनका कहना था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहां लगभग जो है 60 लाख के आसपास या 80 लाख के आसपास वोट
काट दिए गए हैं, नाम काट दिए गए हैं और फर्जी नाम वहां जोड़े भी गए हैं। अब आप उसकी कोई पहचान नहीं कर सकते। जब ये पूछा गया कि भाई आपने जो डुप्लीकेशन को पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर है उसका आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो ये बताया कि साहब कि कोई व्यक्ति भरेगा तो वो खुद जानेगा कि वो अपराध कर रहा है, तो इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने 2 जगह फॉर्म भरा SIR का, और जब मामला खुलकर आया तब फिर उनका कि मेरा एक जगह निरस्त किया जाए। क्यों नहीं आपने फिर मुकदमा कायम किया विजय कुमार सिन्हा के ऊपर? अगर यही था कि आपको मालूम है कि कोई 2 जगह नहीं भरेगा तो आपको भरना चाहिए था। और फिर यह कि आप कह रहे हैं आपका जाएगा बिहार में, तो कहीं आपका नहीं कि आप BLO किसी के घर पे सबने खुद ही फॉर्म भर दिए, तो ऐसा ही यहाँ भी होगा। इसीलिए आया कि लोगों के 2 जगह। अब आ रहा है कि जनसुराज के जो संस्थापक हैं कौन, प्रशांत किशोर, उनका 2 जगह वोट है, बिहार में भी है, बंगाल में भी है, उनका पश्चिम बंगाल में भी। तो ऐसे डुप्लीकेशन जो है आप किस तरीके से उसको दूर कर पाएंगे? आपने जो साहब 2003 की SIR बताई जो उस पर है, अब वो और ये तो एक तो चिर परिचित नाम है, बड़े लोगों के नाम है, ऐसे तो न जाने कितने वो नाम होंगे, जो कितने नाम होंगे समीर जी। दूसरा जो 2003 की आप बता रहे हैं साहब, 2003 का जो इंटेंसिव रिवीजन था वो SIR नहीं था, IR था। उसकी जो लिस्ट आपने अपलोड की है वो JPG फॉर्मेट में है, आप उसमें नाम डालकर सर्च कर ही नहीं सकते। आपको पोलिंग बूथ पर जाकर के और पूरी फाइल डाउनलोड करनी होगी, तब जाके मालूम पड़ेगा कि आपका नाम उसमें था कि नहीं था। और आपका अगर भूल गए कि आपका कौन से बूथ पे था या उस समय कुछ चेंज हो गया तो आपको मिल ही नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़े घपले हैं और यही आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग ये बड़े पैमाने पर वोट चोरी करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वोटों को बढ़ाने के लिए और जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी मतदाता हैं उनका नाम काटने के लिए ये कर रहा है। इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कल सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी, हम लोग उनको सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल, पवन खेड़ा को सुनते हैं। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने के आरोप लग रहे हैं, विपक्ष ने कहा भी है इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा और देश भर में इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, उस पर भी बात करेंगे। पहले सुनते हैं SIR में 12 राज्यों में SIR कराने को लेकर जो फैसला लिया है चुनाव आयोग ने, उस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या प्रतिक्रिया दी है। आज ECI ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR की घोषणा की है। अभी तक बिहार की SIR के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के SIR को दुरुस्त करने के लिए, नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के SIR से बड़ी स्पष्ट हो गई है। 2003 में भी SIR हुआ था, उसमें चुनाव आयोग, खैर जब भी रोल रिवीजन होता है या SIR होता है, चुनाव आयोग के कर्मचारी हर दरवाजे पर जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं और नए वोटर्स को ऐड करते हैं, जो वोटर्स को डिलीट करना है उनको डिलीट करते हैं। बिहार में एक भी नया वोटर नहीं ऐड हुआ, जबकि 65 लाख वोटर डिलीट हुए। तो कई सवाल हैं। अब 12 राज्यों में ये फिर से करने जा रहे हैं। आप देखिए, जो राहुल गांधी जी ने अलंध का खुलासा किया था, अब SIT जब नए नए खुलासे कर रही है, उसमें ऐसा आया है कि सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन था लोगों को काटने का, नाम काटने का, और कई सीट्स पर कर्नाटका की ऑपरेशन किया जा रहा था। उसके पीछे कौन था वो बड़ा स्पष्ट है। SIT की जांच हो जाए, मालूम पड़ेगा। इस सब के बीच SIR कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है, लोग संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है, वोटर संतुष्ट नहीं है। तो ये बड़े सवाल हैं, तमाम चीजें हैं, और जो बिहार में SIR कराया गया है उस पर वैसे ही इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दी है उससे लगता है कि जो विपक्ष की बातें हैं, जो आपत्ति जताने वाले लोगों के जो दावे हैं, तर्क हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं सहमत है। इसके बावजूद देश के तमाम राज्यों में SIR को लागू करने की, SIR की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा, ये चुनाव आयोग की कथित मनमानी को दिखाता है। क्योंकि बिहार में जब कराया गया तब भी ये कहा गया कि ये चुनाव आयोग का मनमाना तरीका है और बिना किसी की सलाह के, बिना किसी के परामर्श के SIR की प्रक्रिया उसने शुरू कर दी है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर अब विपक्ष की क्या तैयारी होती है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और यह कहा भी जा रहा है कि कहीं न कहीं उस चुनाव को
वहां जो विपक्ष की एक्टिविटीज है, चुनाव प्रचार है, उनको डिरेल करने के लिए भी ये हो सकता है। इसलिए बिहार चुनाव तक इस मुद्दे पर हो सकता है कि उस तरह से मुखरता के साथ विपक्ष आगे ना आए, लेकिन उसके बाद यह मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। हालांकि जब 4 नवंबर को अगली सुनवाई होगी यहां पर, तो यह सवाल भी उठेगा कि आखिर जब मामला सब जुडिस है तो उसी जो एसआईआर की प्रक्रिया पहले से ही इस आशंका के दायरे में है कि वो संवैधानिक अधिकार है एसआईआर कराने का चुनाव आयोग को या नहीं है, उसके बावजूद देश के 12 राज्यों में चुनाव एसआईआर कराने की घोषणा आयोग ने कैसे कर दी है। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जानने लायक होगी, लेकिन यह जिस तरीके का एक दुस्साहस ही कहा जाएगा कि चुनाव आयोग ने किया है, वो बहुत हैरान करने वाला है। मकसद क्या है अब यह देखना होगा, लेकिन कहीं न कहीं बिहार के चुनाव को भी डिरेल करने की कोशिश जरूर दिखाई पड़ रही है। हाँ, बिल्कुल बिहार चुनाव को डिले करने की कोशिश दिखाई पड़ रही है और बिहार चुनाव में वोट चोरी की तरफ से ध्यान हट जाए लोगों का, इसका भी एक प्रयास है। लेकिन इसके जरिए समीर जी बिहार में वोट चोरी का मुद्दा और उभर कर आ गया, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा कि बिहार में तो ये था कि केवल बिहार जीतना चाहते हैं नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के जरिए। अब ये स्पष्ट संदेश जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहना चाहते हैं चुनाव आयोग के जरिए और पूरे देश भर में वोट चोरी करना चाहते हैं, एक संदेश जा रहा है। एक संजीव गुप्ता है समीर जी, 1985 के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस में सेवानिवृत्त हैं और गृह मंत्रालय में भारत सरकार के पूर्व सचिव रह चुके हैं। उन्होंने बहुत गंभीर सवाल चुनाव आयोग के ऊपर उठाए और वो भी जो है आईएएस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, अंग्रेजी में है, अगर आप उसको हिंदी में बता देंगे मुझे लगता है कि बहुत ठीक रहेगा। जी बिल्कुल, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता के बयान पर उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर सवाल उठाए हैं और लिखा है उन्होंने कि मुख्य चुनाव आयुक्त का एक विचित्र बयान। चुनाव आयोग से उन्होंने वो लिख रहे हैं संजीव गुप्ता, चूंकि वो चुनाव आयोग से भी जुड़े रहे हैं, आईएएस एसोसिएशन से भी जुड़े रहे हैं और रिटायर्ड ऑफिसर हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं एक सेवानिवृत्त एक सिविल सेवक हूं और आईआईटी कानपुर का पूर्व छात्र रहा हूं, उसके नाते मैं एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस कथन से स्तब्ध हूं कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनावश्यक है, क्योंकि बीएलओ के घर घर जाकर मतदान करने के दौरान किसी व्यक्ति से केवल एक ही गणना फॉर्म भरने की अपेक्षा की जाती है और कोई व्यक्ति केवल तभी 2 बार हस्ताक्षर करेगा जब उसका अपराधी मन हो। ये एक बहुत ही वास्तविक और एक इस मुद्दे को आश्चर्यजनक रूप से लापरवाही से नजरअंदाज करने जैसा है। जी हां, ज्ञानेश कुमार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 1 से ज्यादा जगहों पर मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना एक स्पष्ट अपराध है जो अक्सर राजनीतिक या वित्तीय उद्देश्यों से प्रेरित होता है। यही कारण है कि तकनीक आधारित डी डुप्लीकेशन आवश्यक है। इसके अलावा जिस तरह से आपने 2 पत्रकारों का उन्होंने जिक्र किया है, अनुभूति बिश्नोई और वृंदा तुलसियान, उनके द्वारा उठाई गई जायज चिंताओं को पूरी तरह से असंबंधित श्रोडिंगर समीकरण का हवाला देकर दरकिनार कर दिया, वो काफी निराशाजनक था। हमारे मतदाता नामांकन की विश्वसनीयता मजबूत प्रणालियों पर निर्भर करती है, न कि मनगढ़ंत धारणाओं पर। कभी कभी ऐसी अनौपचारिक टिप्पणियां एसआईआर को लेकर अनावश्यक विवाद का कारण बन जाती हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि एसआईआर को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। एसआईआर का जो मकसद है कि यहां पर एक अपडेटेड मतदाता सूची तैयार होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा यहां पर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं कि उसकी मंशा ठीक नहीं है। उसकी मंशा यह है उसका इस एसआईआर के जरिए वो बीजेपी के समर्थक मतदाताओं की संख्या बढ़ाना चाहता है और विपक्ष समर्थक मतदाताओं की संख्या को कम करना चाहता है। अगर यह मकसद है तो फिर यह तो लोकतंत्र को खत्म करने जैसा है और उसी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं विपक्षी नेता, उसी की बात कर रहे हैं। इसीलिए यह पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है और वो संजीव गुप्ता भी यही बात कह रहे हैं। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, संजीव गुप्ता भी यही बात कह रहे हैं समीर जी। और जिस तरीके से कई सवाल उनसे पूछे गए थे ज्ञानेश गुप्ता जी से और ज्ञानेश गुप्ता जी ने किसी का भी कोई जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है समीर जी, मुकेश कुमार सिंह जो हम लोग पैनल साथी भी, कल उन्होंने सवाल जैसे ही पूछना शुरू किया, वैसे तो 5-5 सवाल के बाद ले रहे थे जवाब, लेकिन तब ज्ञानेश गुप्ता जी बीच में ही कुछ पर सवाल पूरा नहीं होने दिया, चूंकि उन्हें मालूम था कि सवाल क्या आ रहा है और उसको लेकर, और फिर कहा कि ये प्रक्रिया है, इस पर सवाल नहीं होता है, क्या बात खत्म कर दी, सवाल नहीं पूछने दिया, उनका माइक ऑफ हो गया। लेकिन जब आधार के ऊपर सवाल पूछा गया तो सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद उन्होंने स्पष्ट किया कि आधार ना तो पहचान का प्रमाण पत्र है, ना
उसका नागरिकता का प्रमाण पत्र है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो आप 11 दस्तावेज मांग रहे हैं उसके अलावा 12वां दस्तावेज आधार भी होगा। इसका मतलब ज्ञानेश गुप्ता ने स्वीकार किया है कि बिहार में आधार के आधार पर कोई भी वोट नहीं जोड़ा गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की स्पष्ट अवमानना है, अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट को ज्ञानेश कुमार गुप्ता और चुनाव आयोग के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। समीर जी बिल्कुल, इसको लेकर प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की नेता है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को भी हम लोग देखेंगे। और यह सवाल उठ रहा है कि जब उसका आधार का किसी बात का वो सिंबल ही नहीं है, परिचायक ही नहीं है, तो फिर आधार कार्ड का मतलब क्या है? हर जगह हर चीज को आधार से लिंक कराने की जरूरत क्या है? तो यह भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यह बिल्कुल आपने सही कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट तौर पर अवमानना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो दस्तावेज आपने मांगे हैं उसमें आप आधार कार्ड को शामिल करिए और इसकी सूचना प्रॉपर तरीके से हर व्यक्ति को दीजिए। और अब आधार कार्ड को लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप आधार को इस तरह के बयान ले रहे हैं और प्रियंका चतुर्वेदी साफ पूछ रही हैं कि चुनाव आयोग बता रहा है कि आधार जो है ना तो जन्म का प्रमाण पत्र है, ना ही वो सिटीजनशिप का है और ना ही डोमिसाइल का है। तो फिर आधार को हर चीज से क्यों जोड़ा जा रहा है? हमारे बैंक अकाउंट, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इनकम टैक्स रिटर्न्स सबसे जुड़ा हुआ है। और कुछ समय पहले तक बीजेपी सरकार जो है वो सबका जो थी सब इलेक्शन रोल तक से इसको जोड़ने के लिए बाध्य कर रही थी, और आप जो है इस तरीके से बैक मार रहे हैं। और खुद समीर जी, चुनाव आयोग ने कहा था, इसी चुनाव आयोग ने जब ममता बनर्जी ने सवाल उठाए थे कि किस तरीके से एक ही एपिक कार्ड पर कई कई नाम हैं और ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, तब कहा था कि इसको जोड़ा जाएगा आधार कार्ड से। ये चुनाव आयोग की विज्ञप्ति थी। और अब आप कह रहे हैं कि ये आधार इसका आधार नहीं है। चूंकि अमित शाह कह चुके हैं कि आधार जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप ये कर रहे हैं। तो इसको लेकर सवाल सीधे सीधे उठ रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करके चुनाव आयोग इस पर आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। और इसको लेकर कि ये इस घोषणा की जो टाइमिंग है कि एसआईआर की घोषणा अब 11 नवंबर तक 2 चरणों मतदान है, 14 नवंबर को मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी बिहार में, उसके बाद भी ये घोषणा की जा सकती थी, लेकिन चुनाव आयोग ने जानबूझकर यही टाइमिंग चुनी है। कांग्रेस के नेता हैं बिहार में आनंद दुबे, उनका सुन लेते हैं और किस तरीके से चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। और एसआईआर जो माफ कीजिएगा अभय दुबे हैं, उनको हम सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और जो चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं वो और भी ज्यादा गहराते जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है। उसकी जो गतिविधियां हैं वो ये बता रही है कि हां, जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो आरोप सही साबित हो रहे हैं, चाहे वो वोट चोरी को लेकर लग रहे हों, चाहे एसआईआर को लेकर लग रहे हों, या फिर उससे पहले जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगे थे। लेकिन इन आरोपों का जवाब चुनाव आयोग नहीं देता है, उस पर भी सवाल उठे हैं। सुन लेते हैं एक बार पहले अभय दुबे को क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भाजपा नेता लगातार कह रहे थे 400 पार का नारा दे रहे थे, क्योंकि वो संविधान पर आक्रमण करना चाहते थे, बाबा साहब के संविधान पर। देश की जनता ने उनको उनकी हैसियत दिखाई और सरकार को बैसाखियों पर ला दिया। अब ये दूसरा रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से संविधान पर आक्रमण का। ये चाहते हैं कि वोट चोरी करके ये संविधान पर आक्रमण करें, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। बिहार का उदाहरण चुनाव आयोग ने दिया कि बिहार में हमने सफलतापूर्वक एसआईआर कराया। बिहार में जो लोग जिंदा थे उनको मृत बताकर उनके वोट काट दिए गए, बिहार में पलायन बताकर वोट काट दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बीएलओ मतदाताओं के घर तक नहीं गए, घर पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी की मंशा के अनुसार ये एसआईआर बिहार में किया। ये तो हम देश में दोहराने नहीं देंगे। तो ये जिस तरीके से बिहार में कराया गया है, एसआईआर को पूरा किया गया है, उसी तरीके से जो दूसरे राज्यों में चुनाव आयोग करा रहा है उसको नहीं कराने देंगे, ये अब विपक्ष का कहना है। और इसको लेकर बहुत सारे गंभीर सवाल हैं, लेकिन जैसा ये लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन बिहार चुनाव के बाद इस पर कोई बड़ा कदम उठाएगा, बड़े आंदोलन की घोषणा होगी। हालांकि महाराष्ट्र में इसको लेकर 1 नवंबर को एक प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन देशव्यापी प्रदर्शन के मूड में दिख रहा है, चूंकि एसआईआर को लेकर पहले ही सवाल हैं और अब जब पूरे देश में इसको कराने की घोषणा की गई है, मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल समझिए, मंशा, टाइमिंग और प्रक्रिया सब पर सवाल उठ रहे हैं। और अधिकार क्षेत्र,
क्या आपको इंटेंसिव रिवीजन कराने का अधिकार है? और 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई है कि चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त भी है कि नहीं है। उसकी संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है चुनाव आयोग से कि 4 तारीख को आप अपना जवाब दाखिल कीजिए कि आपको संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या किस नियम के तहत आपको इसका अधिकार प्राप्त है एसआईआर कराने का, और वो जवाब देना है। और जो चीज एक सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है जिसमें उस पर आपका जवाब देना है, उस पर चुनाव आयोग ना सिर्फ कर रहा है उस प्रक्रिया को, बल्कि उस पर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर रहा है और प्रेस वार्ता भी कर रहा है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता खुद जो है वो खुद बैठकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ज्ञानेश कुमार गुप्ता के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अवमानना का उन पर मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट अभी एसआईआर का, बिहार में एसआईआर का मुद्दा लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई हो रही है। हैरानी की बात है। लेकिन अमलेंदु जी, जब पूरी की पूरी सूची उन्होंने जारी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, जो पिछली सुनवाई में भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब कोई इस पर आपत्ति नहीं जताई और प्रेस कॉन्फ्रेंस तब भी की थी, तब भी ये बात कही गई थी, सामने आई थी कि यहाँ कपिल सिब्बल ने खुद ये उठाया था कि चुनाव आयोग जो है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है, उन पर अवमानना का नोटिस इशू किया जाए। ये कपिल सिब्बल ने उठाई थी बात समीर जी। बिल्कुल, कपिल सिब्बल ने यह बात उठाई थी, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ कोई ऐसा सख्त एक्शन नहीं लिया गया। नतीजा उसका है कि बार बार वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है। ये अपनी जगह ये सवाल है ही, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है विपक्ष का जो आरोप कि चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल है कि वो अगर एसआईआर को लेकर इतना ज्यादा अगर वो अभी करना चाहता है, तुरंत करना चाहता है, बिहार के चुनाव खत्म होने का इंतजार नहीं करता है, उसकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। बिहार में जिस तरीके से किया गया है वो पूरा मामला लगातार उसमें चुनाव आयोग घिरा हुआ है, बावजूद इसके वो पूरे देश में कराने की तैयारी कर चुका है और अब घोषणा भी उसकी हो गई है। सुनते हैं कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता हैं प्रमोद तिवारी, वो क्या कह रहे हैं एसआईआर को लेकर। ओपेक मैनर में कुछ नहीं होगा, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अंबेडकर जी के संविधान को बदलकर कमजोर तबके, अनुसूचित जात, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के वोट छीनने की जो कोशिश थी, जो दिया था अंबेडकर जी ने हर नागरिक को एक वोट का अधिकार, जब जनता ने ठुकरा दिया तो अब चुनाव आयोग के सहारे शुरुआत हुई है 12 राज्यों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को एसआईआर के जरिए दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के वोट छीनने की। मैं साफ कर दूं, कल हिम्मत नहीं पड़ी कि बता दें बिहार में कौन ये जो वोट थे किस जाति, किस संप्रदाय, किस धर्म के थे। यही कोशिश होगी देश में, लेकिन विपक्ष भी एक है। हम अंबेडकर जी के, भारत के संविधान के दिए हुए कानून के मुताबिक वोटों के अधिकार की रक्षा करेंगे। इसके लिए हम सब एकजुट होकर वोट चोरी भाजपा को नहीं करने देंगे। जेडीयू के तो ये सीधे तौर पर ये चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत बताया जा रहा है और वोट चोरी का एक तरीका है। और जिस तरह से यहां पर एसआईआर के जरिए बिहार में विपक्षी वोटों जो एक विपक्ष को एक तरह से मतदाता वर्ग है उसको कम किया गया है, उसको हटाया गया है, डिलीट किया गया है और ऐसे कई नाम जोड़े गए हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हैं, जो आरोप लग रहे हैं। उस प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं और अब देश भर में अगर उसको लागू किया जा रहा है तो विपक्ष पूरी तरीके से उसके विरोध में खड़ा दिखाई पड़ रहा है। न केवल कांग्रेस पार्टी के नेता बल्कि तमाम दूसरी पार्टियों के नेता भी, कल डीएमके के नेता का हम लोगों ने सुना था, वो भी विरोध कर रहे हैं। केरल में तो विधानसभा में इसको पारित किया जा चुका है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया को नहीं स्वीकार करेंगे। ये पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर जिस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है तो विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने की बजाय जबरन उस पर एसआईआर थोपने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है। हाँ बिल्कुल, जबरन एसआईआर थोपने की कोशिश कर रहा है। और जो सवाल उठ रहे हैं वोट चोरी के, चूंकि समीर जी ये पूरे देश भर में पकड़ा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर वोट चोरियां की हैं, ये लगातार आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी ने अलंद सीट का कर्नाटक का लेकर उठाया था, राजौरा सीट जो है वहां की
महाराष्ट्र की, उसको लेकर सवाल उठाया था। और ये कई जो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस हैं उनकी रिपोर्ट में सामने आया है कि कई क्षेत्रों में इस तरह की चीजें हुई हैं। वहां की SIT जो कर्नाटक की इसकी जांच कर रही है, उसने पकड़ा कि बाकायदा कॉल सेंटर बनाकर वोट काटे और जोड़े जा रहे थे। ये सारी चीजें आ रही हैं। तो चुनाव आयोग उन सब चीजों से बचना चाहता है कि ये सारी चोरियां पकड़ी ना जा पाए और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और उससे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे राजीव कुमार, उनके ऊपर कोई सवाल ना होने पाए, उनसे कोई पूछताछ ना होने पाए। तो ये ध्यान हटाने के लिए इस तरीके का ये करतब किए जा रहे हैं। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लग रहे हैं। जी बिल्कुल। और इधर जो शिवसेना की नेता है, सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। SIR जो एक इसका दूसरा चरण, अभी पहला चरण सवालों के घेरे में है, संदेह के घेरे में है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर सुनवाई चल रही है, लेकिन चुनाव आयोग उसका दूसरा चरण भी शुरू कर रहा है। उस पर उन्होंने एक काफी विस्तृत ट्वीट किया है। देखते हैं क्या लिखा है उसमें। उन्होंने लिख रही है कि चुनाव आयोग लगातार यही सोच रहा है कि वोटों में हेराफेरी की वास्तविक चिंताओं पर अपनी बेशर्मी से ध्यान न देकर वो जवाबदेही से बच जाएगा, लेकिन हर निर्वाचन क्षेत्र की गहन जांच से लगातार वोटों में घोटाला सामने आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कैसे कर्नाटक के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में फर्जी मतदाता जोड़े गए और अब SIT जांच भी इसकी पुष्टि कर रही है। कल आदित्य ठाकरे ने वर्ली विधानसभा मतदाता सूची में विसंगतियों के कई उदाहरण प्रस्तुत किए। ऐसा कुछ इस प्रकार किया गया है। उन्होंने जो विसंगतियां हैं उसका जिक्र किया है और लिख रहे हैं कि क्या चुनाव आयुक्त इस पर ध्यान देंगे या वो भाजपा मुख्यालय से आने वाली स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे हैं। अमलेंदु जी, यही विपक्ष का हर नेता यही सवाल कर रहा है कि जो चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी से पूछकर और उसी के हिसाब से कर रहा है, उसकी स्क्रिप्ट के अनुसार। यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये उसके लिए भी कहा जाता है कि वहीं से स्क्रिप्ट आती है और वही बोलते हैं वो। ये बहुत गंभीर आरोप है। बिल्कुल बहुत गंभीर आरोप है। और मनोज झा ने तो यहां तक कह दिया था कि हमें भाजपा का नया प्रवक्ता मिल गया है ज्ञानेश कुमार गुप्ता के तौर पे, समझिए ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था। TMC के नेता हैं कुणाल घोष, उन्होंने भी इसको लेकर सवाल उठाए और कहा है कि SIR की जो घोषणा हुई है TMC का शीर्ष नेतृत्व उसका विश्लेषण कर रहा है और हम अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस स्वयं एक पारदर्शी मतदाता सूची के पक्ष में पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से की जाएगी। और बता दें कि आज शाम को 6 बजे बिहार को पश्चिम बंगाल का जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि कल काफी सवाल उठे थे कि पश्चिम बंगाल में स्थिति जो है वो इस तरीके की है कि चुनाव आयोग के ऊपर काफी आरोप लग रहे हैं। तो उसके बारे में हम सुन सकते हैं कुणाल घोष क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल। TMC के नेता है तृणमूल कांग्रेस के कुणाल घोष, उनको सुनते हैं। और पूरा का पूरा विपक्ष इसमें BJP को छोड़कर, BJP के नेताओं की तरफ से तो बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन BJP को छोड़कर पूरा विपक्ष SIR को लेकर आशंकित है, आरोप लगा रहा है और इसके खिलाफ दिखाई पड़ रहा है। सुनते हैं कुणाल घोष TMC के नेता क्या कह रहे हैं। देखिए, SIR जो नेशनल इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका जो अनाउंसमेंट है उसके ऊपर नंबर 1 हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का टॉप लीडरशिप उसको एनालाइज कर रहे हैं। प्रॉपर टाइम में पूरा रिएक्शन पार्टी की तरफ से आप लोगों का सामने आएगा। नंबर 2, हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वी आर इन फेवर ऑफ ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट। जब महाराष्ट्र, दिल्ली में वो कॉपी पेस्ट चल रहे थे, बंगाल में कोशिश हुआ, तो ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट किया था। हम लोग तो चाहते हैं, लेकिन नंबर 3, अगर कोई जेन्युइन वोटर, जेन्युइन सिटीजन को एलिमिनेट करने का कोशिश हुआ तो प्रोटेस्ट होगा। यहां पे हमारा एक अपील है सबसे, आप पूरा विश्वास रखिए हमारा लीडर ममता दीदी का ऊपर, चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल, हमारा लीडर अभिषेक बैनर्जी, हमारा दल आपका साथ है। डेमोक्रेटिक तरीके से पूरा मूवमेंट होगा। अगर कोई जेन्युइन वोटर को बात देने का या हैरेस करने का कोशिश हुआ तो पूरा डेमोक्रेटिक वे से मूवमेंट होगा, दिल्ली में घेराव होगा, लीगल बैटल होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल होगा। लेकिन आप लोग भाजपा को प्रोवोकेशन में आके किसी भी हिंसा या मच मोर एग्रेसिव
किसी प्रोटेस्ट में अब मत जाइए। इसमें उसका जो पॉलिटिकल पर्पस है वो सर्व हो जाएगा। आप लोग पूरा विश्वास रखिए, अगर आप जेन्युइन वोटर है, ममता दीदी, अभिषेक, पूरा सरकार, पूरा दल आपका साथ है। ये मनरेगा की तरह हम कोर्ट से पूरा डिमांड यहां पर फिर जीत के आएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ मत कीजिए उनका प्रोवोकेशन में, जो उसका पॉलिटिकल कोई फायदा हो जाए। तो इसीलिए अभी जो चल रहा है तो उसका ऊपर हमारा जो कैलेंडर दिया है, तो हमारा लीडरशिप वो देख रहे हैं। प्रॉपर टाइम में हम लोग बोलेंगे। हमारा ये उम्मीद है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक, हमारा स्टेट गवर्नमेंट राजधर्म पालन करता है, लेकिन उम्मीद करेंगे ये जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है वो भी भाजपा का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसमें हम प्रोटेस्ट करने में मजबूर हो जाएंगे। तो कुणाल घोष टीएमसी के नेता ये बता रहे हैं कि इसको लेकर हर जगह प्रोटेस्ट किया जाएगा, विरोध किया जाएगा, हर तरीका अपनाया जाएगा। लेकिन एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात अमलेंदु जी उन्होंने कही कि बीजेपी के नेताओं के भड़कावे में आकर कोई करे। इसका मतलब कि यह भी एक बड़ा मकसद है कि लोगों को भड़काया जाए कि उनके नाम कट रहे हैं और उसके बाद फिर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आए और एक तरीके से वो कहीं ना कहीं किसी रूप में हिंसा हो और जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों का जो लोकतांत्रिक विरोध है वो हिंसा में तब्दील हो। इस तरह की भी षड्यंत्र किए जा रहे हैं, अगर कुणाल घोष की बात माने तो। हाँ बिल्कुल, षड्यंत्र तो कई स्तर पर होंगे समीर जी। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को षड्यंत्र करने में महारत हासिल है, ये विपक्ष आरोप लगाता रहता है। तो ये विपक्ष के अपने आरोप हैं, अपनी जगह पर आरोप हैं, लेकिन इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, इससे इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। और बिहार के चुनाव में भी मतलब एसआईआर में भी खूब अफवाहें फैली, और अफवाहें फैलाने में एक तरह से देखा जाए तो चुनाव आयोग का ही हाथ था। भाई एक तरफ आपने कह दिया कि साहब वो आधार नंबर आप अपना दे दीजिए, कोई आपके पास कागज नहीं है तब भी आप अपना फॉर्म दे दीजिए, इस तरह। खुद चुनाव आयोग ने विज्ञापन छापा और विज्ञापन छापने के बाद कह दिया ये तो अफवाह फैलाई जा रही है, गलत है, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो खुद चुनाव आयोग ने अफवाह फैलाई विज्ञापन देकर, और उसके बाद कह दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, कागज तो सबको देने ही है, ये कह दिया गया। तो ये इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ये इसकी तरफ कुणाल घोष जो है सवाल उठा रहे हैं। योगेंद्र यादव जो खुद बिहार एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट गए, पार्टी है उसमें, और 4 तारीख को शायद उनको फिर सुना जाएगा, ये भी है, पहले भी उनको सुना गया था। उन्होंने 14 बिंदु जो है उठाए हैं, और 14 बिंदुओं में बहुत सारे सवाल समीर जी उठाए हैं। सबसे पहला तो उनका यही है कि भाई 2003 को जो कट ऑफ वर्ष माना जा रहा है, उस समय कोई गहन संशोधन के दौरान जो था वो नागरिकता का कोई सत्यापन नहीं हुआ था। चुनाव आयोग द्वारा जनता से छिपाए गए जो 2002 के दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उस समय कोई गणना प्रपत्र नहीं था, कोई दस्तावेज नहीं मांगे गए थे, और नागरिकता का सत्यापन निषिद्ध था, चूंकि चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं है। और ये एक तरीके से देखा जाए कल खुद स्वीकार कर लिया ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने, जब उन्होंने कहा कि असम में चूंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वहां एनआरसी चल रही है, इसलिए वहां नहीं कराएंगे। तो भाई इसका मतलब आपको अधिकार नहीं है, वरना फिर आप वहां नागरिकता जांच रहे होते। सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता नहीं थी उसकी निगरानी में, एनआरसी की वहां, तो फिर चुनाव आयोग वहां कर रहा होता, जो चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। तो ये सवाल उठ रहे हैं एक तरीके से देखा जाए समीर जी। तो ये काफी ज्यादा गंभीर सवाल है। हम लोग सुन भी सकते हैं, योगेंद्र यादव की एक छोटी सी बात सुन सकते हैं कि उन्होंने लगभग आधे घंटे की अपनी बात की। योगेंद्र यादव ने जो सवाल उठाए, चूंकि ये एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर, पहले चरण में जो बिहार में एसआईआर हुआ है उस पर उन्होंने बहुत आपत्तियां उठाई थी, और उसको लेकर जो तमाम याचिकाएं दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिनकी सुनवाई चल रही है, उसमें योगेंद्र यादव की भी एक याचिका है, और योगेंद्र यादव ने बहस भी की थी सुप्रीम कोर्ट में। यह एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर जिसकी कल घोषणा हुई है 12 राज्यों में, उसमें भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उस पर उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, सुन लेते हैं उनको क्या कहा है। जो प्रमुख बातें हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, कुल 14 पॉइंट्स में उन्होंने बताया है कि क्या ये जो कुछ भी जिस तरीके से एसआईआर कराने की घोषणा की गई है 12 राज्यों में, वो कहां उसमें उन जगहों पर संदेह किस लिए है, संदिग्ध बातें क्या है, और इन सारी चीजों के बावजूद चुनाव आयोग उस पर अड़ा हुआ है। तो योगेंद्र यादव को सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। जो तुगलकी फरमान था वो अब एक शातिर तिकड़म में बदल गया है। आज चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के एसआईआर की जो घोषणा की,
उससे साफ है कि वो जो पहले बम था, इधर उधर सब तरफ तहस नहस करने वाला था, अब उसे एक बंदूक पिस्तौल में बदल दिया गया है, टारगेटेड। चरित्र वही है, स्वरूप बदल गया है। साफ है कि चुनाव आयोग को इस वोटर लिस्ट की सफाई में दिलचस्पी नहीं है। अभी भी एसआईआर वोटर लिस्ट की सफाई नहीं, सफाया करने का तरीका है, कैंची चलाने का तरीका है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट था कि चुनाव आयोग को डीडुप्लीकेशन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो जंक नाम है, ऊट पटांग चीजें हैं, उसकी सफाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है वोटर लिस्ट से कुछ खास नामों को काटना। हां, इतना जरूर हुआ है कि चुनाव आयोग ने जो बेवकूफियां की थी, जिससे उसे खुद नुकसान हुए थे बिहार में, वो कम हो गई हैं। अब जरा तैयारी के साथ करेंगे। अब सब लोगों से जिनका नाम काटना नहीं है, उनसे जबरदस्ती डॉक्यूमेंट लेने की क्या जरूरत है? सबसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे और पहले से तैयारी करके लोगों के नाम को 2002-03 से जोड़ दिया जाएगा। और चुनाव आयोग की सहूलियत के लिए अब बीएलए को भी सहूलियत दे दी गई है कि आप भी एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक चरित्र है वो नहीं बदला है। पहला और सबसे गड़बड़ चीज जो चल रही है वो यही कि आपको वोट का अधिकार तभी मिलेगा अगर आप एन्यूमरेशन फॉर्म को 1 महीने के अंदर जमा करवाएंगे। नहीं करवाएंगे तो कोई नोटिस नहीं, कोई हियरिंग नहीं, कोई अपील नहीं, आपका नाम कट जाएगा। डॉक्यूमेंट्स मांगे थोड़े लोगों से जाएंगे, लेकिन वही डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जो पहले हैं। ना राशन कार्ड, ना चुनाव आयोग का एपिक कार्ड, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना पैन कार्ड, और आधार पे भी चुनाव आयोग तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट की बात को मानने के लिए। और इसके साथ साथ ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एक्सरसाइज मूलतः सिटीजनशिप चेक करने की एक्सरसाइज है, क्योंकि किस नियम के तहत डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। मनमर्जी से होगा। मनमर्जी मतलब रूलिंग पार्टी की मर्जी से होगा। और इंटरेस्ट है सिटीजनशिप की जांच करने में पहले से भी ज्यादा। लेकिन नाम सिटीजनशिप का लेंगे, नाम फॉरेनर का लेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं कि बिहार में कितने फॉरेनर पकड़े गए। बार बार सवाल पूछे गए, आज बिल्कुल चुप्पी लगा गए। मतलब कि अभी भी एसआईआर लोकतंत्र का जो मूलभूत सिद्धांत है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसके खिलाफ है और इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। तो ये बहुत गंभीर बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का एसआईआर के जरिए मतदाता सूची संशोधित करना मकसद ही नहीं है, वो नागरिकता जांचना है और बीजेपी के लिए काम करना है। बहुत स्पष्ट तरीके से समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। और उन्होंने 14 पॉइंट्स में ये, चूंकि उनके जो बयान है उसका एक हिस्सा था, उसमें उन्होंने बहुत विस्तार के साथ चुनाव आयोग की तमाम जो बातें कही हैं उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, बताई है। और इसी को लेकर ये लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी यही कह रही हैं। इसीलिए चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं कि उसका मकसद मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं है, मतदाता सूची को सही करना नहीं है, बल्कि वो इसके जरिए बीजेपी के वोटरों की संख्या मतदाता सूची में बढ़ाना चाहती है। हाँ, बिल्कुल यही सवाल उठ रहे हैं कि वो मतलब बीजेपी के वोट जो हैं, फर्जी वोट जो हैं, जो कहा था संजय राउत ने कि ये 40 लाख मतदाता महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से चले जाएंगे बिहार और बिहार से चले जाएंगे फिर बंगाल से उत्तर प्रदेश। तो लग रहा है कि वो महाराष्ट्र उठा के भेज दिए गए हैं बिहार, और बिहार से फिर आ जाएंगे बंगाल और बंगाल से चले जाएंगे उत्तर प्रदेश। इसकी तैयारी शायद चुनाव आयोग ने कर ली है और इसीलिए इसको लेकर बहुत सारे सवाल समीर जी यहाँ पे उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सवाल तमाम उठ रहे हैं कि किस तरह से एसआईआर को, दूसरा चरण को, क्या यहां पर चुनाव आयोग 12 राज्यों में लागू करने जा रहा है। असम में नहीं लागू कर रहा है, जबकि असम में चुनाव पहले हैं, लेकिन वो दूसरे राज्यों में। और आरोप यही लग रहे हैं कि ये नागरिकता जांचने का जो अधिकार उसका नहीं है, उसको जबरन करने की वो कोशिश कर रहा है। और साथ ही यहां पर वो उसके बीजेपी की मनमर्जी, बीजेपी के मुताबिक मतदाता सूची
तैयार कर रहा है। ये आरोप योगेंद्र यादव भी लगा रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता भी लगा रहे हैं। और चुनाव आयोग, सबसे बड़ी बात तो ये कि एसआईआर की प्रक्रिया ही जब यहां सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई चल रही है, तो अचानक यहां पूरे देश में उसको लागू करने के लिए चुनाव आयोग कैसे आगे आ गया? सुप्रीम कोर्ट की उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है? सुप्रीम कोर्ट क्या किस तरीके से चुनाव आयोग की इस एक्टिविटी को वो लेता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीधे तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। जिस मुद्दे पर सुनवाई हो रही है उस पर न केवल अपना पक्ष मीडिया में रख रहे हैं, बात रख रहे हैं, बल्कि उस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो प्रक्रिया ही इस समय कानूनी दायरे में। हाँ, बिल्कुल उस प्रक्रिया पे ही सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह समीर जी की जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इस एसआईआर के जरिए दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के वोट काटे जा रहे हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने तो सीधे सीधे ये आरोप लगाया है कि बिहार में भी इसी तरीके किया गया और जो कितने नए वोटर बनाए गए उसका कोई जवाब नहीं है। कर्नाटक में जो वोट चोरी हुई उस पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। ये उनका सीधा सीधा आरोप है सुरेंद्र राजपूत का। जी बिल्कुल, सुनते हैं। और कर्नाटक में उसके अलावा अभी प्रियंका चतुर्वेदी बता रही कि आदित्य ठाकरे ने वहां वर्ली सीट पर किया, यानी 1 नवंबर को वहां प्रदर्शन है विपक्ष का मुंबई में। जी बिल्कुल, वहां पर इस वोट चोरी को लेकर तो इन सब के तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इन सवालों से बेफिक्र, विपक्ष की कोई बात उसको नहीं सुननी, विपक्ष को पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हुए और वो एसआईआर की प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करने जा रहा है। सुनते हैं क्या कहा है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने। ज्ञानेश गुप्ता जी ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है बिहार में। बिल्कुल जवाब कोई नहीं दिया कि भाई गिरिराज सिंह के मरे रिश्तेदार जिंदा कैसे हो गए वोटर लिस्ट में। हमारे जिंदा नल नील कोल भील पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी कैसे उस लिस्ट में मर गए थे, हटा दिए गए थे। कितने लोग जो हैं घुसपैठिए आपने जिनकी वजह से वो किया था, एसआईआर किया था, कितने घुसपैठिए प्राप्त हुए पाए गए, कितने नए वोटर बनाए गए। क्या देश की जनसंख्या घट रही है? क्या देश की जनसंख्या तो बढ़ रही है अभी, लेकिन नए वोटर के कितने फार्म आए हैं। ज्ञानेश गुप्ता जी ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। ज्ञानेश गुप्ता जी ने कर्नाटक का भी जवाब नहीं दिया, जो कर्नाटक की सीआईडी आपसे सवाल जवाब मांग रही है, उनके आईपी एड्रेसेस मांग रही है जहां से वोट डिलीशन की बात हुई है। तो जो एसआईआर की प्रक्रिया अगर वैधानिक नहीं है तो इसका भरपूर विरोध होगा, और एसआईआर की प्रक्रिया अगर वैधानिक है तो आप करिए। और एक सवाल और भी है कि 12 राज्य कह रहे हैं पोल बाउंड स्टेट में आप एसआईआर कर रहे हैं, क्या असम में चुनाव नहीं होगा? क्या असम को क्यों आपने इससे हटाया है? इस पे भी प्रश्न उठते हैं। सच बात यह है कि आज की डेट में चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक एक्सटेंडेड चुनावी मशीन के रूप में तो नहीं काम कर रहा है। चुनाव आयोग जिस तरीके से अपना आचरण कर रहा है वो पारदर्शी नहीं है, संवैधानिक नहीं दिखता, जिसकी वजह से उन्होंने तमाम बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट से डांट भी खाई है और कहीं ना कहीं तमाचा भी खाया है। निश्चित तौर पर जब चुनाव आयोग एक तरफ काम ही नहीं कर रहा है, संवैधानिक काम नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ तो हम लोग बैठक बुलाएंगे ही बुलाएंगे। जिस तरीके से चुनाव आयोग अपनी मनमानी करेगा, संवैधानिक संस्थाओं का उल्लंघन करेगा, तो हम तो और संविधान का उल्लंघन करेगा, वैधानिकता को हम उसकी चुनौती देंगे और हर तरीके से हम उनका सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम उनका विरोध करेंगे। खाली टीएमसी ही क्यों, देश का लोकतंत्र, देश की हर लोकतांत्रिक पार्टी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक लोगों को भी किसी भी वैध मतदाता का वोट हटाने का विरोध करना चाहिए। और ये विरोध हर तरीके से होगा, सड़क पर भी होगा, विधानसभा में भी होगा, संसद में भी होगा और सुप्रीम कोर्ट भी होगा। चुनाव आयोग कान खोल करके सुन ले कि आपको कोई भी गैर संवैधानिक काम इंडिया गठबंधन नहीं करने देगा। और
कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट भी किया है, उसको भी हम देखते हैं किस तरीके से एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर और चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। लिखा है कि चुनाव आयोग अब 12 राज्यों में वोट चोरी का खेल खेलने जा रहा है। एसआईआर के नाम पर बिहार में 69 लाख वोट काटे गए, अब 12 राज्यों में करोड़ों वोट काटे जाएंगे। ये खुले तौर पर वोट चोरी है जो नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग साथ मिलकर कर रहे हैं। बिहार में जब एसआईआर हुआ तो देश के सामने चुनाव आयोग की चोरी खुलकर सामने आ गई। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई थी। देश भर में वोट चोरी के अलग अलग मामले और तरीके सामने आ रहे हैं। कहीं साजिशन वोट जोड़े जा रहे हैं तो कहीं काटे जा रहे हैं। कहां तक इन मामलों पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए था, इनकी जांच करनी चाहिए थी। इसके उलट चुनाव आयोग वोट चोरी के खेल में ही लग गया। 12 राज्यों में होने वाला एसआईआर लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश है, जनता के अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र है। यह कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है और तमाम आरोप लगाए गए हैं कि बिहार में जिस तरह से किया गया है, लोगों को मतदाता सूची से उनको बिना पूछे उनके नाम हटा दिए गए हैं। अब उसी तरह से करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से देश भर से हटाए जाएंगे। और ये इस एक प्रक्रिया जो इस 12 राज्यों में अब चुनाव आयोग शुरू करने जा रहा है, उसको लेकर विपक्ष भी एकजुट है। चाहे वहां पर तृणमूल कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो या डीएमके हो, ये सारी पार्टियां इसके खिलाफ नजर आ रही हैं या फिर वाम दल हो। और अब महाराष्ट्र में इसके वोट चोरी को लेकर एक बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी है। लेकिन बिहार चुनाव के बाद अमलेंदु जी, इंडिया गठबंधन विपक्ष इसको लेकर निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रदर्शन करेगा, जिस तरह से चाहे सुरेंद्र राजपूत कह रहे हो, चाहे टीएमसी के नेता कुणाल घोष कह रहे हो। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक देशव्यापी आंदोलन इस पर छिड़ेगा। हम लोग तो समीर जी बहुत पहले से इस बात को कह रहे हैं कि सिर्फ बयानबाजी और ट्विटर से काम नहीं चलेगा। चुनाव आयोग के खिलाफ बड़े स्तर पर देश भर में आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला कर रहा है। चुनाव आयोग संविधान पर हमला कर रहा है और जो शक्तियां इसको प्राप्त नहीं है उसका अतिक्रमण कर रहा है, संसद की शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा है। तो यह बिल्कुल गैर संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट भी पता नहीं क्यों सोया हुआ है, लगातार देख रहा है कि चुनाव आयोग संविधान का भी उल्लंघन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी कोई चिंता इसकी नहीं हो रही है। तो यह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल जो है उठ रहे हैं और जनता के बीच में काफी ज्यादा चिंताएं इसको लेकर हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो संविधान के विरुद्ध जाकर और देश की जनता के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ जाकर काम कर रहा है। जी बिल्कुल। और इसको लेकर जो वोट चोरी के तमाम उदाहरण आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, चाहे वो आनंद सीट का मामला हो कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में कई जगहों पर। अब महाराष्ट्र में विपक्ष इसके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है 1 नवंबर को। क्या कहा है शिवसेना के नेता हैं आनंद दुबे, इस प्रदर्शन के बारे में बता रहे हैं, सुनते हैं उन्होंने कहा क्या है। देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से पूरे देश में वोट चोरी के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम निकली है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने इसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया, आज श्री आदित्य ठाकरे जी ने वर्ली के इस डोम में दिखाया। एक घर पर 50 से ज्यादा व्यक्ति कैसे वोटर हो सकते हैं? एक ही नाम के 100 लोग कैसे वोटर हो सकते हैं? एक ही पते पे 500 लोग कैसे मतदाता हो सकते हैं? किसी की उम्र 120 साल है, किसी की उम्र 10 वर्ष है, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब वोट में गड़बड़ियां हुई हैं, वोटरों की जो सूची बनती है उसमें अनियमितता बरती गई है, भ्रष्टाचार हुआ है। आदित्य ठाकरे जी का यही कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के बाद स्थानीय निकाय चुनाव, अगर ये ध्यान नहीं दिया गया तो ये गड़बड़ी बढ़ते जाएगी। 2 चीज है, या तो चुनाव आयोग माने कि हाँ हमसे गलती हुई है, और या तो चुनाव आयोग कहे कि हमने किसी के कहने पे भ्रष्टाचार किया है। इसके अलावा तीसरी बात कुछ हो नहीं सकती। 1 तारीख को बहुत बड़ा मोर्चा है मुंबई में, फैशन स्ट्रीट से लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय तक, जिसमें हम लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर अपनी जो शक्ति प्रदर्शन है, जनता की जो आवाज है, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आज इस वर्ली के डोम में उप शाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख, विधायक, सांसद, जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं, सब यहां पर आए थे। आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने बहुत अच्छा भाषण दिया है और लोगों में एक जोश और उत्साह भरा है। और हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग या तो हमसे माफी मांगेगी और या तो ये चुनाव हम नहीं होने देंगे, क्योंकि चोरी से किया गया चुनाव नहीं होता है। इसका नाम इलेक्शंस नहीं होना चाहिए, इसका नाम सिलेक्शन होना चाहिए। जिस प्रकार मुंबई करों को धोखा दिया जा रहा है, मुंबई को लूटने का एक कथित रूप से प्रयास किया जा रहा है, इसके खिलाफ आज बिगुल बज चुका है। जब
तक मतदाता सूची में पारदर्शिता नहीं होगी, हम चुनाव नहीं होने देंगे। इसी के लिए आज यहाँ निर्धार सभा थी, निर्णायक सभा थी, जिसमें लोग हजारों की संख्या में उपस्थित थे और जाते समय गाजे बाजे के साथ अपने अपने वार्ड में जाके, अपने अपने विभाग में जाकर इन वोट चोरों को पकड़ने का काम करेंगे। तो अब 1 नवंबर को बड़ा प्रदर्शन और वोट चोरी को लेकर यानी अब हर जगह विपक्ष किस तरीके से आ रहा है और यह बहुत गंभीर मुद्दा है अमलेंदु जी, किस तरह से मतदाता सूची को गलत माना जा रहा है, उसको एक पक्षपातपूर्ण माना जा रहा है, एक सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थन वाली मतदाता सूची। ये चुनाव आयोग पे कितना बड़ा एक आरोप है, लेकिन चुनाव आयोग इन सबसे बिल्कुल बेफिक्र दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, और आज़ादी के बाद किसी संवैधानिक संस्था पर इस तरीके के आरोप कभी नहीं लगे जी। ये अच्छे दिन जो चल रहे हैं मोदी काल के, उसी में आकर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो इसके लिए भी मोदी जी बधाई के पात्र हैं कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो मोदी जी ने करके दिखा दिया कि संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और संवैधानिक संस्थाएं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकती हुई नजर आती हैं, यह भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। बल्कि झुकती हुई नहीं, बल्कि बीजेपी की कार्यकर्ता बनकर काम करती दिखाई पड़ती हैं। तो ये बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आप देखिए, हम लोगों का कमेंट बॉक्स ही है समीर जी, उस कमेंट बॉक्स में ही देखिए लोग किस तरीके की टिप्पणियां जो है करते हैं चुनाव आयोग को लेकर। सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरीके से खामोश रहता है उसको लेकर कि भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके का दबाव है, इस तरीके को लेकर। यानी उमर खालिद का और तमाम लोगों का मुकदमा जाता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट खुली अदालत में कहता है कि हम इसको सुनेंगे और आप तैयार होकर आइए, और फिर जो है वो वकील बदल कर आ जाता है कि हमको 2 घंटे का समय, 2 हफ्ते का समय दे दीजिए। और मतलब स्तब्ध रह जाता है सुप्रीम कोर्ट की, भाई हमने पिछली तारीख पे साफ कह दिया था हम शुक्रवार को सुनेंगे, आप पूरी तैयारी के साथ आइए। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी किस तरीके से पुलिस कर रही है, सरकारी वकील कर रहे हैं, सरकार कर रही है, ये भी सामने आ रहा है। चुनाव आयोग तो सीधे सीधे धज्जियां उड़ा रहा है। चुनाव आयोग तो हलफनामा देकर धज्जियां उड़ा रहा है, हलफनामा देकर कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि आप हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करें। सीधी सीधी आंख दिखा रहा है और सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है। तो ये सवाल उठ रहे हैं। तो इस संवैधानिक संस्थाओं पर जो संकट है वो भी एक लोकतंत्र के खतरे के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, एक लोकतंत्र के खतरे, लोकतंत्र के लिए खतरा ही है और इसीलिए पूरा विपक्ष इस एसआईआर को लेकर एक सवाल उठा रहा है। और अभी बिहार में जिस तरह से हुआ उसको पहले ठीक हो जाने दे, उसके बाद फिर एसआईआर करें। लेकिन चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, ये विपक्ष का कहना है। और इधर यहां बिहार में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, वह बागी अपने नेताओं को निकालने का, पार्टी से हटाने का वो अभियान भी चल रहा है तमाम सभी दलों में, आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो। और यहां आज इंडिया गठबंधन एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है जिसमें घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इंडिया गठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र बिहार चुनाव में, महागठबंधन का। सुनते हैं तेजस्वी यादव ने, जो महागठबंधन की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, फेस हैं, उनका क्या कहना है इस घोषणा पत्र को लेकर। देखिए, आज हम लोगों का प्रचार है, हर जगह पूरे बिहार में जाना है और इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव के मूड में है। हमने पहले भी कहा इस बार, और आपने स्थिति देखी होगी, जितने बाहर जो बिहार के लोग जो प्लान किए हुए हैं, जो रोजी रोटी के लगे हुए हैं, वो जो वापस आए हैं छठ में, तो किस स्थिति में आए हैं देख करके पीड़ा हुई है। यही रेल मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, लेकिन किस प्रकार से जो है वो हमारे भाई बहने लोग जो है ठूस ठूस करके ट्रेन में जो आ गए, कहाँ गया इनका स्पेशल ट्रेन। इन लोगों ने केवल बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। फैक्ट्री लगवाते हैं गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में, हर चीज गुजरात में, बिहार को ठेंगा। अब ये चलने वाला नहीं है। एफआईआर सर बिहार के बाद पूरे देश में 12 राज्यों में, तो कौन सी बड़ी बात थी उसमें, तो करना ही था, तो पहले से लोगों ने बोला था करें। आप उसका विरोध करेंगे सर। तो यहाँ तमाम जो एनडीए सरकार की घोषणाएं हैं उनको लेकर भी सवाल है और इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र जारी होने वाला है। ये 12,000 ट्रेनों की बार बार चर्चा हो रही, चूंकि इस त्योहार के सीजन में और कहा गया था, लेकिन जो ट्रेनें बिहार की ओर जा रही हैं और अब वापस आएंगी, चूंकि अब छठ बीत गया है, इसके बाद वहां से लोग आएंगे त्योहार मनाकर। जिस तरह से ट्रेनों की स्थिति है वहां लोग उसमें ठूस ठूस कर जा रहे हैं और
रेल मंत्री स्टेशन पर जाकर बहुत बढ़िया व्यवस्था बताकर आए थे अमलेंदु जी। तो लोगों का ये कहना है, सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर ये बातें लगातार हो रही हैं और उनके बयानों को टैग करते हुए कि कैसे लोगों का, आम जनता का मजाक उड़ाया जा रहा है कि यहाँ ठूस ठूस कर लोग बैठकर जा रहे हैं ट्रेनों में और यहाँ रेल मंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, हमने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी। हाँ बिल्कुल समझिए, इसको लेकर खूब सवाल उठ रहे हैं। लगातार सवालों के घेरे में रेल मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं। लालू प्रसाद यादव ने तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री पे हमला बोला कि 13,000 कुछ ट्रेनें तो पूरे देश भर में चलती हैं और इन्होंने बता दिया 12,000 ट्रेनें जो है बिहार को चल दी हैं। तो भैया ये 12,000 ट्रेनें खड़ी कहाँ होंगी बिहार में? जब वो जगह भी तो बता दो जहाँ 12,000 ट्रेनें खड़ी हो जाएंगी। जब आएंगी 12,000 ट्रेनें समझिए तो 12,000 में 4,000 तो ऐसी होंगी कि एक साथ बिहार में होंगी, तभी तो 12,000 पहुंचेंगी। तो 4,000 ट्रेनें भी बिहार में कहाँ खड़ी हो सकती हैं, यही बता दो। इतनी पटरियां हैं, इतने यार्ड हैं क्या, ये इतने स्टेशन हैं क्या, ये बता दो। तो ये जुमलेबाजी जो है जिस तरीके से तो ये लेकर आ रहा है। लेकिन प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के उपनेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने भी महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र पर अपनी बात कही है, उसको भी हम लोग सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं प्रमोद तिवारी को, क्या कहा है उन्होंने। आज महागठबंधन अपना बिहार में घोषणा पत्र जारी कर रहा है, चुनावी घोषणा पत्र, उसके बारे में प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। डॉक्यूमेंट जो महागठबंधन का है वो आज रिलीज करने वाले हैं, किस तरीके से बिहार की स्वाभिमान, बिहार की स्वायत्ता, बिहार के रोजगार, आम आदमी के घर में दोनों वक्त का भोजन, शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार देने के लिए आज हमारा घोषणा पत्र जारी होगा। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो कहेंगे वो करेंगे, इंतजार करें। आखिरी सवाल सर, ये महत्वपूर्ण है कि घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि हम जो कहेंगे वो करेंगे। चूंकि उसी यही बात हो रही कि घोषणाएं तो बड़ी बड़ी एनडीए ने भी की, प्रधानमंत्री ने भी की, पिछले चुनाव में भी की, उसके पहले भी चुनाव में की, और लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरह से वहां जो घोषणाएं पहले की गई हैं उस पर कैसे अमल किया गया है। अभी पिछले दिनों गृह मंत्री ने शायद ये कह दिया था कि यहाँ पर 2,000-3,000 में लोग फ्लाइट से पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे बिहार से। तो ये सारी चीजें तमाम सवाल उठ रहे हैं। और इस समय पटना से दिल्ली का किराया 20,000 रुपए। जी हाँ, त्योहारों के सीजन में वहां की क्या हालत है कि फ्लाइट की टिकट, और जो प्रधानमंत्री का एक बड़ा प्रसिद्ध बयान था, जुमला था कि गृह मंत्री खुद ही हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। लेकिन क्या हालत है हवाई जहाज की, हवाई जो किराए हैं उनकी क्या हालत है वो सबको पता है। खैर, इन सब के बीच एक जो राजनीतिक बयानबाजी है, राजनीतिक तूफान है, इनके बीच वास्तविक तूफान का भी अंदेशा है, मौन था और कई राज्यों को प्रभावित किए हुए हैं। राज्यों को वहां पर तमाम चेतावनी जारी की गई है। अमलेंदु जी, हाँ, कई जगहों पे येलो और ऑरेंज अलर्ट जो है दक्षिण भारत में जारी कर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं उससे निपटने की, केरल में काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं, तमिलनाडु में कर ली गई हैं, बंगाल की खाड़ी से चल चुका है वो तूफान। तो इस तरीके से यहाँ पश्चिम बंगाल में भी तैयारी कर ली गई है। आज शाम को उस चक्रवाती तूफान के पहुँचने की संभावनाएं हैं और काफ़ी तेज तूफान वो बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है उन राज्यों में जो जहां पर इस तूफान से प्रभावित होने की आशंका है, संभावना है, और चक्रवाती तूफान है इसको लेकर। और इधर राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन राजनीति के बीच जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं भी राजनीति में एक इन्वॉल्व होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, उसको लेकर देश भर में चिंता है और एक विपक्ष बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर रहा है। यानी जो चुनाव आयोग, यहां बिहार में चुनाव के दौरान बिहार में एसआईआर प्रक्रिया जो की गई वो लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग कह रहा है कि अब हम पूरे देश में इस एसआईआर की प्रक्रिया कराएंगे। 12 राज्यों में उसने घोषणा की है, असम में नहीं कराएंगे और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी एसआईआर प्रक्रिया पर जबरदस्त सवाल है। विपक्ष यहां इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी चल ही रहा है, अब 4 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी, क्या कुछ उसमें होता है। लेकिन यह जरूर अब समझा जा रहा है कि इस मामले में कुछ और हो ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला जरूर सामने लाया जाएगा।
चुनाव आयोग के खिलाफ। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये आएगा। मुझे लगता है ये याचिकाकर्ताओं को बिल्कुल लेकर आना चाहिए, और जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें ऐसे मसलों पर बातचीत की, ये सामने रखा जाना चाहिए, और बल्कि एक याचिका दायर कर ही देनी चाहिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता और चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना की याचिकाकर्ताओं को। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए समीर जी। बिल्कुल, तो यह अवमानना का मामला है, क्योंकि जो मुद्दा यहां पर जिसकी संवैधानिकता पर ही सवाल उठ रहे हैं, जिसकी संवैधानिकता कोर्ट में इस समय लंबित हो, जिस पर चर्चा हो रही है, उसको लेकर वो पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, और इन सब के बीच आज बिहार में इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है। तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर, बने रहिए डीवी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।